हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर और फाइनली ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर और उसके वर्किंग को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास डीसी जनरेटर होता है जिसे हम डायनेमो बोलते हैं, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जिसे हम अल्टरनेटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर भी दो तरह के होते हैं जिसे हम एसी और डीसी मोटर के नाम से जानते हैं। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा मीडियम होता है जो हमारे वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह का होता है। एक डीसी जनरेटर होता है जिसे हम डायनेमो कहते हैं, और एक हमारा एसी जनरेटर होता है जिसे हम अल्टरनेटर कहते हैं। दोनों का प्रिंसिपल सेम ही होता है। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो फैराडे का नियम है उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही नियम है। जब किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक करंट इंड्यूस हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो उसमें जो करंट इंड्यूस होने की वजह से जो वोल्टेज होता है E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है और डी फाइव बाई डी टी का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उस कॉइल, जो कॉइल मैग्नेट के अंदर होती है, जैसे यहाँ पे ABCD एक कॉइल है, N और S मैग्नेट के दो पोल हैं, इन दोनों मैग्नेट के बीच में एक कॉइल रखी है, ठीक है। जब इस कॉइल को काफी हाई स्पीड से रोटेट करते हैं तो इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, उसमें चेंज होता है, जिसके चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होती है जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और इंड्यूस करंट होने की वजह से इस पूरे कॉइल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से फैराडे का नियम के हिसाब से, मतलब फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है जिसे हम EMF भी कहते हैं वो माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है। यहाँ पे माइनस साइन ये बताता है कि करंट जिस वजह से इंड्यूस हुई है उसी का अपोज करती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है जनरेटर का, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो एक ऐसा नियम जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे इंड्यूस होता है और EMF कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बताता है। इसी को हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसके दो नियम है। फर्स्ट लॉ जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, और सेकेंड लॉ जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट a changing magnetic field induces an electromotive force EMF nearby a conductor। जब किसी कॉइल के आसपास अगर किसी मैग्नेट को पास या दूर ले जाएंगे तो मैग्नेट के मोशन की वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मींस फाई। तो डी फाई बाई डी टी का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाती है जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और करंट, इंड्यूस करंट होने के साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। फैराडे का सेकंड नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। और फैराडेज का फर्स्ट लॉ जो होता है उसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फैराडे सेकंड लॉ को देखते हैं जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो बेसिकली ये उसी रेट चेंज को बताता है। इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इंड्यूस करंट उस काज का अपोज करती है जिससे वो जनरेट हुई है। अगर वो मैग्नेट को पास में ले जाएंगे तो करंट इंड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही दूर ले जाएंगे तो उस करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से अपोजिशन हो जाता है। करंट जिस काज से उत्पन्न होती है उसी का अपोज करने लगती है। इसी को हम लेंज का नियम कहते हैं। और इसीलिए फर्स्ट लॉ में ये माइनस साइन जो है ये लेंज के नियम से ही माइनस साइन आता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ का एक एप्लीकेशन जिसमें हमारे पास एक सोलेनॉइड है जो मैग्नेट के पास में है। जब मैग्नेट को पास या दूर ले जाते हैं तो सोलेनॉइड से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है जिसकी वजह से सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस हो जाती है और एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। तो फैराडेज के नियम से EMF जो होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी बार टर्न्स करेंगे
सोलेनोइड बनाने के लिए वो नंबर जो होता है कैपिटल N होता है। और d∅dt का मतलब फ्लक्स में चेंज टाइम के साथ किस हिसाब से हो रहा है उसके बारे में बताता है। और यहाँ पे एप्सिलॉन को कई बार हम स्मॉल ई भी लिखते हैं, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड d∅dt इज इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ टाइम। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडेज का फर्स्ट लॉ होता है, और उसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को यूज करते हैं जब हमें करंट का डायरेक्शन को पता करना होता है। तो हम अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो अगर थंब जो है फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, और ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर बताती है, तो इंड्यूस करंट जो होता है वो मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। अब हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही होती है, हम क्या करते हैं, उस कॉइल को नचाते हैं जिससे मैकेनिकल वर्क होता है। तो 2 तरह के मोटर होते हैं, एक डीसी मोटर होता है, एक एसी मोटर। जो डायरेक्ट करंट से चलता है दैट इज डीसी मोटर, और जो एसी करंट से चलता है वो हमारा एसी मोटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का लगभग वर्किंग सेम ही रहता है, प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, हमारे पास स्प्लिट रिंग्स होते हैं जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। स्प्लिट रिंग्स में मीन्स हाफ सर्कल, हाफ सर्कल से ज़्यादा बेटर रहेगा। कंगन जो होता है उसको हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो हमारा कम्यूटेटर बन जाता है, उसी को हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। जनरेटर में क्या होता है, कंप्लीट कंगन होता है, कंप्लीट एक छल्ला होता है, वो स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास करंट पहले से ही होती है, और इस कॉइल को हमको घुमाना होता है, रोटेट करना होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड N to S है और कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कॉइल को घुमाने पे बाध्य करेगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये कॉइल अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगाएगी। तो इसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N to S है, करंट की डायरेक्शन कुछ हम पता है कि मिडिल फिंगर से देते हैं, तो फोर्स जो होता है वो थंब से रिप्रेजेंट होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से कॉइल एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। तो ये हमारा, और जो फोर्स होता है वो F=ILB sin थीटा से होता है। अगर साइन मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल अगर 90 है, तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स होता है, जिसको हम F=ILB या IBL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्चुअल फोर्स होता है वो ILB sin थीटा होता है। अगर sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है काफी मैक्सिमम होता है। तो an electric current pass through a coil and magnetic field, the magnetic force produces a torque which turns the DC motor। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को रखेंगे जिसमें करंट पहले से ही फ्लो हो रही होगी, तो उसमें एक फोर्स लगेगा जो इस कॉइल को रोटेट करेगा। तो ये हमारा वर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है डीसी मोटर में। अब हम वर्किंग को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे N to S एक मैग्नेट रखा है, एक कॉइल रखी है उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N to S है, नॉर्थ टू साउथ होती है परमानेंटली। तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कॉइल को, अब दूसरे फिगर में देखिए, अ कंडक्टर विल करंट आई बेंट इनटू फेम, मतलब करंट अगर पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करता है। तो एक कॉइल एक रोटेशन इस तरीके से कंप्लीट करती है। और दूसरा सिरा फिर पहले के डायरेक्शन में आ जाता है इस तरीके से। स्लिप रिंग्स की वजह से स्प्लिट रिंग्स यूज होता है, उसकी वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में बनी रहती है, ये फायदा होता है। जबकि स्लिप रिंग्स में करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो जनरेटर में यूज होता है। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग होता है मोटर का। इस तरीके से फोर्स अप्लाई होने के बाद ये कॉइल रोटेट कर जाती है, जिससे हमको मैकेनिकल वर्क मिल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ डीसी मोटर का एक एक्सल को दिखाया गया है, जो हमारे इस कॉइल से जुड़ी हुई है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड N और S के बीच में रखा हुआ है, जिसका नाम ABCD है। ठीक है, अगर हम करंट हाई वोल्टेज को यहाँ से पास करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। और स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये करंट को सेम यूनिडायरेक्शनल बनाने में हेल्प करता है। और X Y 2 ब्रशेस हैं जो दोनों
स्प्लिट रिंग्स जिसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं उससे जुड़े होते हैं और यहाँ से करंट का कंडक्शन परमानेंटली होता रहता है। और इस ब्रशेस का फायदा ये होता है कि जो ये वायर्स होते हैं ABCD जो कॉयल है वो आपस में उलझती नहीं है, लिपटती नहीं है, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग से वो परमानेंटली वो रोटेट करती रहती है। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट डीसी मोटर का काम क्या है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो उसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर में हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके फोर्स की डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के तीनों उंगलियों थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है और मिडिल फिंगर करंट को बताती है, तो जो थंब होता है वो कॉइल के मोशन को बताता है, मतलब फोर्स को बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखिए तो फोर्स बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो इस तरीके से कॉइल के अंदर फोर्स कैसे अप्लाई होता है वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में ध्यान रखना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है और जनरेटर में हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? फादर मदर चाइल्ड से भी याद कर सकते हैं। फादर का मतलब फोर्स जो कि थंब से दिया जाता है, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे इंडेक्स फिंगर से दी जाती है, और चाइल्ड का मतलब करंट जो हमारी मिडिल फिंगर से दी जाती है। अब ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा मीडियम होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, इसमें छोटे छोटे पतली ब्लेड्स होती हैं और इसके दोनों तरफ दो कॉइल लगी होती है। एक को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं जिसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जिसमें अप्लाइड वोल्टेज V1 होता है, और इस तरीके से उसी के कांटेक्ट में थोड़ी सी दूरी पे सेकेंडरी कॉइल होती है जिसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और इसमें जो वोल्टेज होता है मान लेते हैं E2 है, यहीं से हम लोड लेते हैं, मीन्स वोल्टेज को अप और डाउन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मीन्स एक कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है, दूसरी कॉइल उसी के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाती है। दोनों कांटेक्ट में तो नहीं होते हैं, लेकिन दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में होंगे और उनके मैग्नेटिक फ्लक्स में फर्स्ट वाले कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इसमें चेंज होने की वजह से दूसरे वाले सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाती है, और इसी प्रिंसिपल को हम म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल कहते हैं। ये जो पतली पतली ब्लेड्स होती हैं इसे हम ट्रांसफार्मर का कोर कहते हैं। इसी कोर के दोनों तरफ दो कॉइल्स लगी होती हैं। पहली को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं जहां से AC वोल्टेज का सप्लाई मिलता है, जिसमें करंट IP फ्लो हो रही होती है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं कि NP है जो प्राइमरी कॉइल है। इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल जो इसी के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें करंट का कंडक्शन IS है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले कॉइल में अगर के मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो इसमें चेंज होने की वजह से सेकंड वाले कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस तरीके से हम वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेशियो होता है इंड्यूस EMF और रेट चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। तो M इक्वल टू क्या होता है? माइनस E अपॉन di/dt। करंट में चेंज कैसे है उसको डिवाइड करेंगे किससे? इंड्यूस EMF से। इन म्यूचुअल इंडक्शन द EMF इंड्यूस इन वन कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज एट विच द करंट इन द, मतलब सेकेंड कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और फर्स्ट कॉइल में किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो E2 जो कि सेकेंडरी कॉइल में EMF है वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से, मींस E2 इक्वल टू माइनस di1 अपॉन dt होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा M2, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस M2 अपॉन di1 अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से M की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है? माइनस E या एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन di2 अपॉन dt हो जाएगा। तो
इस तरीके से हम म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिक थिंग क्या है कि एक कॉइल में अगर करंट के अमाउंट को चेंज करेंगे तो उसके चेंज होने की वजह से फर्स्ट वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। अगर सेकेंड कॉइल इसी के मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से हम वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो इक्वेशन होता है, इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो m इक्वल टू N2 521 अपॉन I1 हो जाएगा, इक्वल टू N1 इंटू 512 अपॉन I2 हो जाएगा। m म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, N1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉइल में, I1 I2 दोनों कॉइल में करंट होती है, 5251 दोनों कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को बताता है। तो फर्स्ट वाले कॉइल में हमारे पास AC पावर की सप्लाई होती है, दूसरा वाला कॉइल में हम करंट को इंड्यूस कराते हैं। ट्रांसफार्मर के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग होती है, फिर बीच में कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, और सेकेंड साइड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सॉफ्ट आयरन का कोर इसीलिए लिया जाता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से मैग्नेट बन जाते हैं। तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा सकती है और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से स्ट्रॉन्ग करंट को भी इंड्यूस किया जा सकता है। तो हमारे पास AC सप्लाई होता है जिसका वोल्टेज V1 मान लेते हैं और करंट I1 मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में N1 मान लेते हैं और टोटल वोल्टेज, टोटल EMF E1 ले लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल में E2 टोटल EMF हो जाएगा, N2 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, और लोड वोल्टेज जहाँ पे हमको वोल्टेज को अप स्टेप अप करना है या स्टेप अप डाउन करना है तो वो हमारा लोड हो जाता है, ठीक है। जब प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसी के मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल भी होती है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर का कार्य करता है। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से करंट को इंड्यूस करते हैं और फाइनली वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन प्रोसेस के थ्रू बढ़ा या घटा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।